नमस्कार मित्रों, सभ्यता अध्ययन केंद्र के सभी मित्रों को नमस्कार। ये कथित वैचारिक राजनीति के छलावे, इसमें राजनीतिक मतवादों की भूमिका और इतिहास प्रारंभ में संक्षेप में समझाकर फिर भारत में वैचारिक राजनीति के नाम पर क्या क्या हुआ है इसकी जांच परख करेंगे। अभी प्रारंभ में केवल वैचारिक पृष्ठभूमि बता रहे हैं। तो हमने पिछली बार बताया कि आइडियोलॉजी का जो खेल है वो केवल कम्युनिस्टों ने विशेषकर रूस, चीन और पूर्वी यूरोप में मचाया। पश्चिमी यूरोप की और संयुक्त राज्य अमेरिका की कोई भी पार्टी आइडियोलॉजी नामक किसी मूर्खता के खेल में नहीं पड़ती। तो भारत में क्यों हुआ? आप कहेंगे भारत तो इंग्लैंड का भी, जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड को भी दोस्त थे, अमेरिका के थे। तो मुख्य बात यह है कि ये तो ठीक है कि वो दोनों खेमों से जुड़े थे, लेकिन ये भी अपनी जगह सही है कि अंत में गद्दी पाने की उतावली वाले लोग ही राजनीति में ज्यादातर जाते हैं। और ये कोई परंपरागत राजा महाराजा भी नहीं थे। तो दो अक्षर अंग्रेजी सीखी, फिर उनको लगा कि ये प्रैक्टिकल बुद्धि बहुत थी। तो लोकमान्य तिलक तक तो लोग विद्या और ज्ञान से आ रहे थे, उसके बाद ये व्यावहारिक लोग हैं। गांधी जी, नेहरू आदि बहुत व्यावहारिक और चतुर सुजान हैं। तो इनको ये लगा कि अब तो ये जाएगा, अंग्रेज जाना ही पड़ेगा। इतनी समझ, व्यावहारिक समझ रखते थे। इसमें थ्योरेटिकल सारा केवल नाटक है, और ये कम पढ़े लिखे लोगों का नाटक है। इसको जब तक भारत के जो गंभीर लोग हैं, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो अगर नहीं जानेंगे तो बहुत बड़े भ्रम में पड़े रहेंगे। तो इनको लगा कि अब तो ये जा ही रहे हैं, तो कांग्रेस में चले गए और सफल भी हुए। अंग्रेजों का विश्वास जीतने में सफल हुए, और इन्होंने उनकी शर्तें मानी, उन्होंने इनको उन पर अनुग्रह किया, कृपा की, और फिर लाकर सत्ता में आ गए। अब उसमें जो मूल बात थी कि फिर यहाँ आइडियोलॉजी की क्यों चली, तो उसका कारण यह है कि स्वयं इंग्लैंड ने, जैसा मैंने पिछली बार बताया, ये कोशिश की थी कि ये जो खाते पीते और आधुनिक शिक्षा प्राप्त हिंदू हैं, ये ईसाई तो नहीं बनेंगे। कम से कम तब तक उसे यही विश्वास था। आजकल तो बनने लगे हैं, लेकिन पहले उनको था कि ये ईसाई विसाई तो बनेंगे नहीं, लेकिन ये हिंदू धर्म के प्रति संस्कार और श्रद्धा दोनों से रहित हो जाएं, इसका प्रबंध करें। तो इसके लिए उसने इनको कम्युनिज्म की ओर काफी प्रोत्साहित किया। राजस्थान में कम्युनिस्ट पार्टी भी इंग्लैंड ने ही बनवाई। उनके एजेंट लोग वहां उपस्थित थे, मुसलमान और ब्रिटिश एजेंट दोनों मिलकर ताशकंद में 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी बनवाए। जेल में ब्रिटिश अधिकारी सबसे ज्यादा कम्युनिस्ट सामग्री पहुंचाते थे, और चूंकि भारतीय ज्ञान परंपरा और शिक्षा परंपरा नष्ट कर दी गई थी, तो अंग्रेजी पढ़े लिखे जो थोड़ा खाते पीते घर के लोग पहुंचते थे, वो वही अंग्रेजी की किताबें पढ़ते थे। तो मार्क्सिज्म उनको बहुत आकर्षित करता था। क्यों? इसलिए नहीं कि वो विचार के रूप में, क्योंकि विचार तो मार्क्सिज्म अगर जो पढ़ेगा गंभीरता से, क्योंकि मैं दर्शन का विद्यार्थी हूँ, तो मैंने दर्शन की दृष्टि से मार्क्सवाद को पढ़ा। तो जब मैं स्नातक परीक्षा के द्वितीय वर्ष में था, तभी मुझे विरक्ति और घृणा हो गई। अरे कितना मूर्खतापूर्ण विचार है। जिसने उपनिषद पढ़ रखा हो, भारतीय दर्शन, तो मार्क्सवाद को पढ़िए तो वो लगेगा तो कोई उचक्कों का है, ऐसी बहुत ही कम जानकार लोगों का ये कुछ भी गप्पे हैं, कल्पनाएं हैं और नारेबाजी। समझ में आ गया। लेकिन जो लोग भारतीय दर्शन और भारतीय ज्ञान परंपरा से नहीं जुड़े थे, वो तो नहीं जानते थे कि ये लफाजी है, क्योंकि वो दार्शनिक बारीकियों से तो मतलब नहीं है राजनीतिक लोगों को। तो उन्होंने समझा कि बड़ी सुंदर लफाजी है ये, जो संसार भर के मजदूरों की मुक्ति के लिए हम काम करेंगे। चारों तरफ शोषक छाए हैं, क्योंकि इंग्लैंड यहाँ शोषण कर रहा था। तो ये फ्रेजियोलॉजी बड़ी सुंदर लगी। ये पता ही नहीं चला कि इंग्लैंड कर क्या रहा है और वस्तुतः भारत क्या है। ये उस समय सर पे जब कोई विपत्ति आती है तो प्रायः है ध्यान नहीं जाता। खासतौर से जो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग थे, उनको लगता था कि अरे ये इतना तो ध्यान था कि ये कहाँ के अंग्रेज कैसे आ गए उतनी दूर से, इनको क्या अधिकार है, ये समझती।
लेकिन बाकी भारत की विराटता के ज्ञान का समय नहीं था, क्योंकि भारतीय विद्या परंपरा से कट गए थे। भारत घूम भी नहीं पाते थे ज्यादा, क्योंकि अब अंग्रेजों से संघर्ष करें कि कोई भ्रमण करें। तो उनको जो ये नारेबाजी और बकवास थी अंग्रेजों के द्वारा रची गई, के प्रति आकर्षण पैदा हो गया। जैसे कोलकाता में कुछ लोगों को हुआ तो उन्होंने ब्राह्मण समाज बना दिया, है ना, और ईसाइयत का ही कोई एक हिंदू संस्करण गढ़ने की कोशिश करने लगे। बहुत सारे पंथ, प्रार्थना समाज, ब्राह्मण समाज, फिर उस परंपरा में आर्य समाज तो थोड़ा विकसित ज्ञान वालों का तो हुआ, लेकिन प्रारंभ में जो लोग आए वो मुख्यतः ईसाइयत से प्रभावित थे। तो ये नए नए जो संप्रदाय आए, इसमें जो लोग अध्यात्म और साधना की ओर गए वो तो अलग थे, लेकिन जो उनमें से राजनीतिक झुकाव वाले थे, उनको ये फ्रिजियोलॉजी, ये नारेबाजी और मुहावरेबाजी समाजवाद की बहुत अच्छी लगी, तो इसलिए यहाँ चला दिया। और जवाहरलाल को लगा कि ये तो बहुत ही सुंदर है, माने कुछ भी करो, क्योंकि वो घुमा हुआ आदमी था, दुनिया घूमे था। तो उसने देखा था, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में गए थे वो, तो उन्होंने वहां देखा, अरे यहाँ तो खूब हत्याएं, लूट पाट, किसको क्या हो मार दो, ये कह के कि ये सर्वहारा का दुश्मन है, गरीबों का दुश्मन है, अपनी पार्टी के लोगों को कुचल दो, बौद्धिकों को, विद्वानों को, पार्टी के प्रतिस्पर्धी समर्थ नेताओं को, धनियों को, जो भी अपने और जो अपनी शरण में आए उसको कह दो ये तो मजदूरों का ही तहसील। ये ऐसा घिनौना लेकिन सम्मोहक खेल लगा कि लोग समाजवादी बनते चले गए। इसमें सारे ही आते हैं, अब बुरा मत मानिए, क्योंकि अब देश अब शांत चित्त से सोचने का समय है। तो सच बात यह है कि जिनका जिनका बड़ा प्रभा मंडल रचा गया, वो नेता भी जो सोचते थे, उनको कोई बहुत ज्ञान नहीं था, क्योंकि वो तो, फिर आप कहेंगे प्रभा मंडल क्यों रचा गया, वो एक अलग विषय है, किसी दिन लेंगे, क्योंकि भारत के योग शास्त्रों में इस पर बड़े विस्तार से विचार है कि मनुष्य का मन बुद्धि कैसे चलती है। और पिछले 100 साल से यूरोप में धीरे धीरे साइकोलॉजी का विकास हुआ है, तो वहां भी बहुत परिश्रम किया है उन लोगों ने, योग शास्त्र को भी पढ़ा है, दुनिया भर का पढ़ा है, तो वहां भी वो जानते हैं कि मन बुद्धि चलता कैसे है। तो सामान्यतः जो चारों तरफ प्रचारित होता है, जो कुछ सुंदर लगे, आकर्षक लगे, उसके प्रति मन जाता है सामान्य लोगों का। और ये जो आधुनिक राजनीतिक दल है तो इसी तरह के हैं, जिन पर अपन आगे चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे अच्छा लगा कि भाई हमको कुछ खास करना नहीं है, ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, ज्यादा सोचना भी नहीं है, कोशिश करनी है कि धन धन बड़ी बड़ी बातें करके और गरीबी मिटाएंगे और शोषण मिटाएंगे, जितनी लफाजी संभव हो, अंतहीन बोले चले जाओ, समाजवादी हो जाओ। क्योंकि अंग्रेज भी बड़ी बड़ी लफाजियां करते थे, तो जो शिक्षित लोग थे उनको लफाजियों की आदत थी, जो गंभीर थे उसमें वो बेचारे किसी अनुशासन में चले जाते थे। तो दो तरह के लोग हो गए, एक गंभीर अध्येता, लेकिन दूसरे वो जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे और उनको राजनीति का नया चस्का लग गया। और ये राजनीति का चस्का यूरोप की तरह से लगा, क्योंकि यूरोप में जो पार्टी पॉलिटिक्स थी उससे परिचित हो गए। तो यूरोप में अलग अलग स्टेट कितनी गहराई से चलते हैं, जैसा मैंने थोड़ा बहुत पहले भी बताया है कि कोई भी नेशन स्टेट पॉलिटिकल पार्टियों से नहीं चलता। फिर कभी नेशन स्टेट के अलग से विस्तार से और बताएंगे, अभी श्रृंखला में ज्यादा नहीं बता रहे हैं। तो ये नेशन स्टेट्स कैसे चल रहे हैं, इसकी जानकारी की इनको फुर्सत नहीं थी। जो इस तरह के भारत के नेता थे, इनको ये लग रहा है कि अरे वाह, पॉलिटिकल पार्टी ऐसे बना लो, इसमें कोई खास पढ़ना लिखना नहीं है, लफाजी करना है, तो सब समाजवादी बन गए। तो जवाहरलाल नेहरू, फिर शासन आ गया। शासन में सोवियत संघ की प्रेरणा से जवाहरलाल नेहरू ने शिक्षा और संचार माध्यमों को शासन के हाथ में कर दिया। तो आप क्या सुनेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या बहस करेंगे, ये शासन यानी कांग्रेस पार्टी तय करने लगी। और कांग्रेस पार्टी में जो संस्कारी, विद्वान, धर्म के अध्येता लोग थे, उनको जवाहरलाल बहुत ही आक्रामकता से कह देता था ये रिडंडेंट है, बासी है, त्याज्य है, पुराना है, ये तो फालतू है। तो और उन लोगों को लगा कि शायद समय ऐसा आया है, 1 मिनट में अब 9 बजे के बाद हमारे कारण जरा तो आ जाता है, 9 के बाद कभी
तो उन लोगों को ये लगा कि बड़ा, अब तो शायद लगता है समय ऐसा है, राजनीति में तो सोच नहीं पड़ता है। जैसे अब महाराजा रणजीत सिंह थे, कितने प्रतापी थे, लेकिन एक व्यावहारिक राजनीति से उन्होंने कहा कि भाई अब तो लगता है अंग्रेज आएंगे। उन्होंने अंग्रेजों से संधि कर ली। बड़ा प्रसिद्ध है उनका कि वो नक्शा, ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन अद्भुत बुद्धि, दूरदर्शी, और सबसे आधुनिक शिक्षा ज्यादा नहीं प्राप्त थी। तो उन्होंने वो नक्शा खींचा और वहाँ लाल लाल वो बंदी बना दिए और कहा कि अब ये होने वाला है भारत से, यानी अंग्रेज यहाँ फैलने वाले हैं। तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में वो एक प्रतापी सम्राट थे भारत के, महाराजा रणजीत सिंह, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों से संधि को आवश्यक माना। प्रैक्टिकल लोग हैं। जैसे बहुत से हिंदू राजाओं ने मुसलमानों से संधि को आवश्यक माना अपने राजनीतिक लक्ष्यों के लिए। तो राजनीति तो चलती है, वो तो कुछ इसी तरह चलती है ना। उसको फालतू अभी आइडियोलॉजी सुन सुन के, जिस पे अपन आ रहे हैं, पिछली बार भी आए थे, उसको सुन के आप राजनीति को देखने लगे तो आप मनोरंजक क्यों हैं, अगर मूर्ख न कहें तो। राजनीति तो चलती ही ऐसे है, भाई क्या होगा, कैसे सफलता मिलेगी, कौन सा दौर है, इन दिनों क्या हो रहा है, तो हमारी सत्ता कैसे सुरक्षित रहेगी। तो जवाहरलाल नेहरू ने सोचा ये अच्छा है, समाजवाद रटो और खूब मनमानी करो, और एक बड़ी शक्ति हमारे साथ है, स्टालिन। तो समाजवाद आ गया। समाजवाद आ गया तो सीधे समाजवाद भर कैसे कहें, ये भी तो पता था ना, क्योंकि इनको लोकतंत्र का भी तो, अपने पश्चिम में भी अपने प्रभुत्व दिखानी थी कि मैं तो बड़ा लोकतांत्रिक भी हूँ। तो केवल समाजवाद रटेंगे तो वन पार्टी सिस्टम लाना पड़ेगा। तो हम इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका में तो हमको तानाशाह मान के रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो बहुत आकर्षण था कि वहां भी हमको अच्छा नेता माना जाए। तो लोकतंत्र भी रखना है। फिर आदत भी थी, स्वभाव भी हो गया था इतने वर्षों से राजनीति का कि भाई थोड़ा लोकतंत्र रहे, उसमें दबा लो, छल कर लो। तो इसलिए उन्होंने समाजवाद का तो हल्ला मचाया ही, समाजवाद को ऐसा सम्मोहक बना दिया कि जो भी प्रतिभाशाली भी था, देशभक्त, लेकिन था राजनीतिक, कोई दार्शनिक नहीं था, अध्येता नहीं था, वो सब समाजवादी हो गए। डॉक्टर लोहिया भी समाजवादी, जयप्रकाश नारायण तो मार्क्सवादी ही हो गए। अब मार्क्सवादी तो कोई जो नहीं पढ़ेगा लिखेगा कुछ भी, वही मार्क्सवादी बनेगा ना, जो मुहावरेबाज होगा। क्योंकि मार्क्स का लेखन आप पढ़िए तो वितृष्णा और जुगुप्सा हो जाती है, और लगता है कि ये आदमी अजीब बकवास कर रहा है, कुछ भी थ्योराइज कर रहा है। तो जयप्रकाश जी मार्क्सवादी हो गए। लोहिया थोड़े ज्यादा संस्कारी थे, तो सोशलिस्ट उन्होंने एक तो नया बना दिए। तो समाजवाद भी सब रखने लगे, और साथ ही उसको क्या कहा, आइडियोलॉजी। क्यों? क्योंकि कम्युनिस्टों ने आइडियोलॉजी का सहारा लिया। अब भारत के लोगों से बात करनी है ना, तो आइडियोलॉजी को क्या कहें जनता के बीच, तो कह दिया विचारधारा। अब शिक्षा और संचार माध्यमों के बल पे ऐसा घटाटोप छा दिया गया। ऐसा घटाटोप होता है, राष्ट्र के राष्ट्र अंधे हो जाते हैं। तो अपने यहाँ राष्ट्र को अंधा नहीं हुआ, लेकिन इसका जो ऊपरी तबका है, जो जिसे छिलका कहेंगे, सुपरफिशियल, वो तो, और आधुनिक शिक्षा प्राप्त, और जिसको साथ ही कोई भारतीय विद्याओं का ज्ञान नहीं था, ना आर्य समाज के गुरुकुल में पढ़े थे, ना सनातन धर्म के संस्कारों का ज्ञान था। तो ऐसे सब लोगों को बड़ा सम्मोहक लगा। आर्य समाज में भी जो लोग केवल राजनीतिक लालसा वाले थे, तो बहुत सारे आर्य समाजी कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस के सोशलिस्ट धड़े में चले गए, भरे पड़े हैं। और जो गंभीर थे वो अपना आर्य समाज के प्रचार का काम करने लगे। जैसे सनातन धर्म वाले सनातन धर्म का करते रहे, लेकिन उसमें से जो राजनीतिक लोग आए, उनको तो लगा ना कि ये विचारधारा का दौर है, संसार का पता नहीं, स्वयं आइडियोलॉजी के अर्थों का पता नहीं, तो आइडियोलॉजी के चक्कर में पड़ गए। तो ये हमने पिछली बार बताया है। इसलिए भारत में समाजवाद विचारधारा रखने लगी। लेकिन जो सचमुच संसार की राजनीतिक शक्तियों को अपने ढंग से ढाल रहे थे, नियंत्रित कर रहे थे, वहां क्या था, ये जानना आवश्यक है इस बार। तो वहां वो कौन कौन है? पहले तो इंग्लैंड और फ्रांस से घोषित था। द्वितीय महायुद्ध के समय अचानक अमेरिका भी शक्तिशाली बताया जाने लगा। और प्रथम महायुद्ध के बाद इंग्लैंड और फ्रांस के सहयोग से जब सोवियत संघ बना था, तो जैसा हमने बताया, यह भयंकर अत्याचार, लूटपाट, किसानों की हत्या, बौद्धिकों की हत्या आदि के द्वारा तथा कथित सरप्लस खींचकर सारा साइंस और टेक्नोलॉजी में लगा के और शस्त्रों में लगा के उन्होंने अपनी एक प्रभुता बना ली। तो संसार में महाशक्ति जो कहे जाते हैं, अब
भारत में भी ऐसा सम्मोहन पैदा कर दिया राजनीति करती ही है कि लोग समझते हैं महाशक्ति का अर्थ होता है कोई जो पुराने भारतीय राजा होते थे या जो कोई योगी तपस्वी ऋषि होते हैं। अरे भाई, महाशक्ति युद्ध में जो शक्तिशाली है, सैन्य बल में जो शक्तिशाली है, जिसके पास खूब शस्त्र है, दूसरों को पछाड़ सकता है या दूसरे जिससे डरते हैं, वो महाशक्ति है। सीधी सी बात है। अब सामान्य बुद्धि न करके दुनिया भर की लफाजी में वो सुपर पावर है ये। अरे भाई, उसका कुल अर्थ ये है कि इसके पास सैन्य शक्ति ज्यादा है। तो रूस ने भी सैन्य शक्ति बढ़ा ली। लोग मर रहे हैं तो मरे हैं, क्योंकि यहाँ उसका उद्देश्य लोग तो नहीं है, लोग तो मूर्ख बनाने के लिए रचा गया शब्द जाल है ना। तो अमेरिका और इंग्लैंड और फ्रांस ये तो असली शक्तिशाली हुए ना, और चीन और रूस ये जो दो उनके नियंत्रण में थे, लेकिन साथ ही थोड़ा उचक भी रहे थे, तो इनको बना दिया। और फिर ये भी इनका एक मिली भगत का युद्ध भी चलने लगा, कोल्ड वार चल रहा है, हमारी बड़ी वैचारिक लड़ाई। क्यों? दुनिया सच्चाई को न जाने हमारे सिवा। तो आधुनिक राजनीति में छल सबसे बड़ा हथियार है। ईस्ट इंडिया कंपनी को हम जानते ही हैं, केवल छल से यहाँ आई। फिर इंग्लैंड भी छल से आया, ये कह के कि सारे अंग्रेजों की हत्या हो रही है, इसलिए हम जाएंगे, क्योंकि और कोई जस्टिफिकेशन नहीं था। तो छल से आधुनिक राजनीति संपूर्ण विश्व में चल रही है। तो इसलिए समाजवाद और विचारधारा का हल्ला मचना दिया उन्होंने भारत में। और हुआ क्या हुआ, जो इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका ने तय किया, तो पहले तो उनको लगा कि ये भारत तो प्रथम और द्वितीय महायुद्ध में इतना शक्तिशाली देश है, सेना है इसकी, कि अगर ये राष्ट्र के रूप में एकीकृत होकर उभर आया तो पता नहीं, ये तो हमको पीठ ही देगा। देखिए, उनका सदा निजी, ये जो आपस में मित्र भी हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, इनकी भी रिश्ते की जटिलता को और द्वंद्वात्मकता को समझना होगा। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो सबका भला चाहता है। परंपरागत राजनीति में भी द्वंद्व और दुविधाएं होती थी, लेकिन आधुनिक राजनीति में तो वो पराकाष्ठा में है। तो अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि इंग्लैंड हमसे शक्तिशाली हो जाए, और इंग्लैंड ये नहीं चाहेगा कि अमेरिका सदा इतने शक्तिशाली बना रहे, और दोनों फ्रांस को नहीं चाहेंगे और फ्रांस दोनों को नहीं चाहेगा। ये सच भी जानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये तीनों कोई सगे भाई हैं और पंच पांडव हैं और मिलकर लड़ रहे हैं। तो बुद्धतापूर्ण बातों में अगर रहना है तो राजनीति के आप विद्यार्थी भी होने लायक नहीं। तो अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस ने सोचा कि भारत को तोड़ दो, इसलिए उन्होंने इतना शक्तिशाली मत रहने दो। तो कैसे तोड़ेंगे, कौन सी चीज है, किसकी आड़ है? यहाँ तो देशभक्ति उबल रही है सारे देश में। ऊपर से बंकिम ने, जब हमने नेशन स्टेट कहा, फादरलैंड कहा इंग्लैंड आदि में, तो यहाँ ये महाराज हमारी ही पढ़ाई पढ़ के ये बंकिम चंद्र बाबू आए और इन्होंने साथ में संस्कृत की भी पढ़ाई कर ली। तो क्या कह दिया कि ये तो वंदे मातरम, भारत माता सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम त्वं ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी। तो पूरा दृश्य बदल गया। अब कैसे तोड़ें? राजाओं से कहा तुम हमसे जुड़े रहो, ये जो ब्रिटिश भारत है इसको स्वतंत्र होने दो, तुम हमसे जुड़े रहो राजा। अरे, एक तो पहले ही उनको हिंदू धर्म सब के प्रति निष्ठा थी। उन्होंने कहा भाई, तो हिंदू जनता में एक नई जो भावना आई है, हम उससे जुड़ेंगे कि तुमसे जुड़ेंगे सात समंदर वाले? तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने कहा हम तो भाई राष्ट्रीय एकता के पक्ष में। पहले से ही जो बातचीत चलती थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आदि होती थी, सब में वो अपना झुकाव दिखा दिए थे कि हम तो अंत में अगर एक ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ तो हम एक यूनिफाइड नेशन ही बने। तो बातचीत से उन्हें लगा कि ये मुसलमानों को तोड़ा जा सकता है, इसलिए उन्होंने मुस्लिमों को उत्तेजित किया। और नेहरू और गांधी का आप बातचीत पढ़िए, उस समय की कल्पना में और गोडसे और इनके नाम से जो प्रचार होता है उसमें न फंस के अध्ययन कीजिए। तो नेहरू और गांधी उस समय दूसरी दुनिया में थे, घमंड में कि हमको तो सत्ता मिल रही है और थोड़े से लोग मर जाएं तो मर जाएं। क्यों? अंग्रेजों ने कहा था कि इसको हम तभी सत्ता देंगे जब तुम एक मुस्लिम राष्ट्र बनाओ। आपस में सब अकेले में सारी बातें होती रही। तो इनको पता था कि पब्लिक कंजम्पशन के लिए हमें क्या वक्तव्य देने हैं और आपस में क्या सौदेबाजी करनी। राजनीति में आज भी हो रहा है। कांग्रेस, भाजपा, सपा, सारे नेता, इनके शीर्ष नेता आपस में मिलते हैं, उस समय अलग बात होती है, जनता के बीच अलग बात होती है, ऐसे ही राजनीति चलती है। तो अंग्रेजों के संकेत पर गांधी जी और नेहरू जी ने तय किया कि भाई ठीक है, एक हिस्से को मुस्लिम राष्ट्र बनने दो, लेकिन कैसे कह दें, लोग तो हमको मार डालेंगे, तो मेरी लाश पर बनेगा। ये सब राजनीतिक छल के सिवाय अगर आप इसे और कुछ मानते हैं, विचारों की लड़ाई, तो क्या कहा जाए? फिर आप राजनीति के विद्यार्थी भी होने लायक नहीं। योजना पूर्वक अंग्रेजों ने भारत को शक्तिशाली होने से
होने की संभावना से डर कर एक मुस्लिम मजहबी राष्ट्र बनाया, जिसमें गांधी ने और नेहरू ने सहयोग दिया। तो पाकिस्तान किसका क्रिएशन है? मूलतः इंग्लैंड का, साथ में फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, और उसमें सेवक हैं, अंग्रेजों के सेवक हैं, जिन्ना, गांधी, नेहरू, ये तीनों अंग्रेजों के सेवक हैं। उन्होंने कहा भाई हमको राज्य मिल रहा है, कर दो। उसके लिए जो लफाजी जरूरी है, नाटक जरूरी है, नहीं नहीं विभाजन नहीं, करने दो। तो इस तरह है, कौन खेल खेल रहा है इस समय विश्व में? जो राजनीतिक शक्तियां हैं, तुर्क साम्राज्य को उस्मान, जिसे ऑटोमन कहते हैं, अजीब सा हर चीज को बिगाड़ के, तो वो तुर्क साम्राज्य है, उस्मान राजवंश का। उसको जब हराया तो क्या किया? सारे अरब क्षेत्र में वो जो छोटे छोटे इलाके जैसे दिल्ली में शकरगंज है, नहीं क्या है वो, शकरपुर, लक्ष्मी नगर, और उधर वो पटपड़गंज, पहाड़गंज, इधर कुछ भी, ऐसे ऐसे इलाके के तो नेशन स्टेट बने हैं। ये जो मुस्लिम नेशन स्टेट हैं, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच में इंटर वार पीरियड में बने हैं, और कुछ सेकेंड वर्ल्ड वार के बने हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कुछ बने हैं, वो क्या है? यमुना विहार, भजनपुरा, छोटे छोटे इलाके का जैसे अलग अलग नेशन स्टेट बना दो। साउथ दिल्ली और कुछ भी, किंग्सवे कैंप, मॉडल टाउन, छोटे छोटे इलाकों के बना दीजिए आप दिल्ली। मेहरौली का अलग बना दो, साउथ एक्स का अलग बना दो, उस तरह के नेशन स्टेट हैं। किसने बनाया? इसका मुस्लिम भावना से, इसका खलीफत की भावना से, इसका एक मुस्लिम सॉलिडेरिटी से क्या रिश्ता है? ये तो इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका ने बनाए हैं। पाकिस्तान किसने बनवाया? अंग्रेजों ने। इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका ने, मुख्यतः इंग्लैंड। ये छोटे छोटे, किसी के पास 20 तेल के कुएं हैं, किसी के पास 50 तेल के कुएं हैं, तो हम इनसे तेल निकालेंगे, अपनी अपनी संधि करेंगे। ये किसने बनवाया? तुर्क साम्राज्य को, जो बड़ा इलाका था तुर्क तो 20वीं शताब्दी के आरंभ तक दक्षिणी यूरोप का बहुत बड़ा हिस्सा उस्मान साम्राज्य के अंतर्गत था, और अफ्रीका भी था। उस्मान साम्राज्य के अंतर्गत लगभग संपूर्ण दक्षिणी यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका था। तो उसको तोड़कर ये छोटे छोटे तथाकथित मुस्लिम राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्रीयता का उद्भव और विकास, ये किसने किया? इंग्लैंड, फ्रांस ने। और संयुक्त राष्ट्र संघ किसने बनाया? और उसमें बिग फोर होंगे, बिग फोर यानी अमेरिका, इंग्लैंड, रूस और चीन, ये किसने तय किया? जर्मनी को तोड़ दो, दो टुकड़े में, किसने तय किया? सोवियत संघ बनवा दो, किसने तय किया? कहाँ रूस है, उसमें आप सारे ही जो पुराने भारतीय क्षेत्र हैं, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, सबको मिला दो। किसने किया? इंग्लैंड, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो असली राजनीति कौन कर रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस। अभी अब इसके विस्तार का अभी समय नहीं है। कहीं ये मत मान लीजिए कि ये सब सदा से ही कर रहे हैं। हर विषय में वो कभी अमेरिका और यूरोप पर जब बात करेंगे तब हम बता देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी अभी 19वीं शताब्दी के लगभग मध्य में तो ये नेशन स्टेट बने, कुछ तो अंत में बने। कोई भी नेशन स्टेट 100-200 साल से पुराना नहीं है, ज्यादातर 150 साल और उससे कम है। उसके पहले ये स्वयं आपस में कलह थे। यूरोप पर जब कभी चर्चा होगी तब बताएंगे। तो लेकिन अभी ये शक्तिशाली, लेकिन महत्व की बात है, जो हमारा जो इस श्रृंखला का जो विषय है उसके संदर्भ में इनको देखें तो यहाँ कोई आइडियोलॉजी का झगड़ा नहीं, आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है किसी भी। अमेरिकन पार्टी, जैसा हमने बताया था शुरू में, डेमोक्रेट है, रिपब्लिक है। शुरू में तो जो रिपब्लिक और डेमोक्रेट का भी एक संयुक्त बीच बीच में बनता रहा, एक ही पार्टी के दो टुकड़े हुए हैं। दोनों का ज्यादा से ज्यादा झगड़ा क्या है भाई? कांग्रेस को और सीनेट को ज्यादा ताकत मिलना चाहिए, तो उसे कहते हैं नहीं भाई, जो डायरेक्ट प्रेसिडेंट चुना जाता है उसको दो, तो उससे हमारा जो नेशनल यूनिटी है, राष्ट्र की एकता, विश्व में अमेरिकियों के हित की सुरक्षा, उसके विषय में आवश्यक निर्णय ये सीनेट में जाएगा, बहस होगा,
तो सीनेट में बहस बहस सब चलती रहे, कोई सीनेट को निगेट नहीं कर रहा है, कोई सीनेट को खत्म नहीं कर रहा, उससे सुपीरियर प्रेसिडेंट को रख रहा है। दूसरा जो पक्ष है वो प्रेसिडेंट को खत्म नहीं कर रहा, हाँ प्रेसिडेंट के पास सब रहे, लेकिन अधिक शक्ति सीनेट के पास रहे, क्योंकि पता नहीं अकेला आदमी क्या कर दे। और दोनों का उद्देश्य तथाकथित नवोदित राष्ट्र जो 350 साल पुराना है, और वस्तुतः तो अभी नेशन स्टेट के रूप में वो भी 250 साल ही पुराना है, उसका दबदबा सारे विश्व में फैलाना। अब इसके विस्तार में और सूक्ष्मता में जाने का आज समय नहीं है, और हमारे श्रोताओं को शायद राजनीति शास्त्र का उतना ज्ञान भी नहीं है। तो नेशन स्टेट भी एक कंस्ट्रक्ट यूनिट, लेकिन उससे दिमाग कहीं गड़बड़ा न जाए इसलिए हम क्योंकि ये क्या है, असल में एक शक्तिशाली समूह शासन करता है। वो शक्तिशाली प्रशिक्षित समूह कहाँ, यूरोप की बात चल रही, और वर्तमान में सारे विश्व में, इस्लाम में भी यही हुआ है। शक्तिशाली समूह अपने को वैधता को प्रतिष्ठित करने के लिए कुछ बड़ा आडंबर रखता है। तो पहले चर्च का आडंबर यूरोप ने रखा था कि हम चर्च के लिए काम कर रहे हैं, हम तो गॉड जो है लव करता है संपूर्ण ह्यूमैनिटी। दुनिया भर की लफाजी है, कभी क्रिश्चियनिटी पे बात करेंगे, कभी पहले जब किया है तो बताया भी है। वो सब टेक्निकल शब्द हैं, टेक्निकल शब्द। उद्देश्य ये था कि हम थोड़े से लोग, शक्तिशाली, धूर्त, कमीने लोगों की प्रभुता बनी रहे, तो उसके लिए उन्होंने चर्च के नाटक किए। अब चूंकि कमीने और दुष्ट ही थे तो आपस में ही लड़ने लगे, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट को मार रहा है, फिर कैथोलिक के अलग अलग संप्रदाय एक दूसरे को मार रहे हैं। भाई जब आपके भीतर तुच्छापन है, क्षुद्रता है, लेकिन साथ ही बुद्धि इतनी तो है कि तिकड़म रचना, संस्थाएं बनाना, कंट्रोल करना, ह्यूमन माइंड को कैसे कंट्रोल करना, मानव मस्तिष्क का नियंत्रण कैसे करना, इसकी विशेषज्ञता है, और उसकी विशेषज्ञता लगातार बढ़ती गई। चर्च वालों ने इसकी विशेषज्ञता अर्जित की थी, लेकिन बहुत ही भद्दी और क्रूर, बहुत ही भद्दी, तो वो बिखर गए। इसके बाद इन्होंने दुनिया से सीख के परिष्कृत किस्म की संस्थाएं खड़ी की हैं। नेशन स्टेट भी बहुत ही सोफिस्टिकेट, बहुत परिष्कृत संस्था है, जो शक्तिशाली लोग हैं उनके द्वारा नियंत्रित एक इकाई। तो फिर इसके बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ भी बनाया। उद्देश्य क्या है, जो अमेरिका के शक्तिशाली लोग हैं, भले वो आपस में दो पार्टियां बनाते हैं, वो दुनिया में नियंत्रण करें। उसमें कारपोरेट हाउसेस हैं, उनके मल्टीनेशनल्स हैं, सबका मिलजुल के ना सबका चलती है, सारा संसार जानता है। तो संसार में हित, तो उन्होंने तो घोषणा ही कर रखी है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ड्यूटी है कि संसार में कहीं भी अमेरिकी हितों को चोट पहुंचेगी तो वो वहां हस्तक्षेप करेगा। इसीलिए अपने अस्तित्व की स्थापना से ही वो दुनिया भर में मार कर रहे हैं। वहां हमारे हित को चोट पहुंच रही है, वहां हमारे समुद्र में हमारे हित को चोट पहुंचता है, जहां जहां जाना होता है, जहां स्वार्थ सत्ता है और ताकत तौल लेते हैं, जहां मतलब कोई ऐसे ही मुंह उठा के थोड़ी जाए, लेकिन व्यवस्थित, सुचिंतित, योजना पूर्वक, हित अहित तौल कर, विजय और पराजय की संभावनाएं तौल कर, रणनीति के अनुसार पहले इसको कब्जा करें फिर इसको कब्जा करें, इस तरह से चल रहा है। तो नेशन स्टेट भी क्या है, जैसे चर्च क्या था, थोड़े से लोगों का, थोड़े से मतलब पूरी जनसंख्या की तुलना में थोड़े से, वैसे एकदम थोड़े से नहीं, काफी लोगों को सहभागी बनाना पड़ता है तब आप दिखते हैं। तो उसी प्रकार नेशन स्टेट भी है। नेशन स्टेट में मुख्य भूमिका तो राजाओं की थी कि उन्होंने कहा भाई ये चर्च बहुत समस्या बन रहा है तो नेशन स्टेट बनवा दो। फिर लोगों को मातृभूमि से स्वाभाविक प्रेम होता है तो अपने अपने इलाके के मातृभूमि प्रेम को छोराइज करके नेशन स्टेट बना दिया। साधारण लोग तो बेचारे अपने मातृभूमि से प्रेम ही करते थे, उसका एक ढांचा बना दिया तो नेशन स्टेट बन गया। तो लेकिन उनकी जो संस्था है, जैसे यहाँ भी तो वही है कि स्टालिन लेनिन ने सोचा कि हम ऐसे राज्य करें, विरोधियों को साफ कर दें, लेकिन इन्होंने जो टूल निकाला वो आइडियोलॉजी का, अभिप्राय योजना दोनों तरफ एक है, लेकिन इन्होंने टूल निकाला आइडियोलॉजी का और उसके द्वारा इन्होंने खुल के अनुशंसा की। तो पहली नजर में लगता है कि वाह इतने सफल रहे, लेकिन जो मानव जाति का ज्ञान है, और जब भारत के लोग तो खासतौर से शांत से सोचने के अभ्यस्त हैं, तो उस ढंग से देखें तो ये मूर्खता रही। अगर आप ऐसी संस्थाएं गढ़ते हैं और ऐसी उद्घोषणाएं और नारे गढ़ते हैं, मुहावरे गढ़ते हैं जो तत्काल सफलता देता है लेकिन अधिक दिन नहीं टिक पाता, तो वो विवेकवान लोगों की तुलना में वो मूर्ख ही माने जाएंगे ना।
जैसे भारत में एक से एक राजवंश है जो 1,000 साल तक चले। इंग्लैंड कुल 90 साल चला, 1858 से 1947, और उसमें भी दिल्ली तो वो राजधानी 1912 में लाया है और 35 साल के भीतर भागना पड़ा। तो तटस्थ ढंग से जब कोई अध्ययन करेगा तो क्या कहेगा, अजीब मूर्ख है। अरे हिंदुस्तान जैसा समाज, जो इतना खुला समाज है, जो अपने पराये को इस तरह से नहीं देखता, आचरण के आधार पर देखता है, तुम वहां थोड़ा तमीज से रहते। इन्होंने तुमको जगह दे दी थी, तुमने दोस्ती भी अच्छी गांठ ली थी बहुत से भारतीयों से, उस दोस्ती को बनाए रखते, धीरे धीरे अपना क्रिश्चियनिटी भी फैलाते, जो भी करते, क्योंकि अभी तो उससे ज्यादा ही फैल रही है कांग्रेस और भाजपा के शासन में। वो तो उससे कम ही फैला रहे थे, ऐसा क्रिश्चियनिटी उनका कोई, किसी का क्रिश्चियनिटी एजेंडा नहीं था इंग्लैंड का। साथ में ये भी करो जिससे हमारा नेशन स्टेट, मुख्य है कि हमारा स्वार्थ सत्ता रहे। तुम होशियारी से चलते, तुमने हड़बड़ी कर दी तो 90 साल में भागना पड़ा। एक ऐसे देश में जहां हजार हजार वर्ष तक राजवंशों की समृद्ध परंपरा है, वहां से तुम 90 साल में उखड़ गए। 90 साल से अधिक पुराना तो हमारा ग्वालियर राजवंश और होलकर राजवंश है और मराठों का राज्य है। 90 साल से अधिक पुराना तो रीवा जैसे छोटे राज्य का बघेल वंश है, 90 साल से ज्यादा है। तुम 90 साल में भाग गए, यही तुम्हारी राजनीति, तो इसे क्या कहेंगे, मूर्खता। दीर्घकालिक इतिहास के फलक पर मूर्खता। अगर आप तात्कालिक सफलताओं के ही उपासक हैं, इतनी आपकी संकीर्ण ही बुद्धि है, तो अरे वाह बड़े ताकतवर थे, 7 समुंदर पार से आए, भारत में राज करके चले गए, बोले रहो बोले रहो। आपको तुच्छे और क्षुद्र लोगों की ही स्तुति करनी है तो काल के विराट फलक पर, दिक काल के सांतत्य के विराट फलक पर देखें तो अजीब मूर्ख लोग हैं। इतना अनुकूल परिवेश, इतना खुली मानवता को मानने वाला समाज, तुम भी फंस जाते यार, तुम भी यहीं रह जाते। भागना पड़ा क्योंकि तुम मूर्ख थे दीर्घकालिक दृष्टि से। तो इसी तरह ये सोवियत संघ जो आइडियोलॉजी अपनाई, इतनी हत्या, किसानों को मारा, सबको मारा, अरे कौन सा सरप्लस थोड़ा कम जाता है स्पुतनिक, लेकिन टिकाऊ राष्ट्र बना लेते। लेकिन क्या करो, भीतर राक्षसी उन्माद था, पैशाचिक उन्माद था, नष्ट हो गए। 1922 में पहला कम्युनिस्ट शासन आया है, 1990 में खत्म हो गया है। कुल 68 वर्ष अंग्रेज भारत में टिके, 90 वर्ष ये स्टालिन और लेनिन वहां सोवियत संघ में कुल टिके, इनका ये और इनके वंशज, इनकी पार्टी 68 वर्ष। तो जो पश्चिमी यूरोप और अमेरिका है, उसके लोग इनकी तुलना में बुद्धिमान है, इसीलिए वो टिक रहे हैं। कब तक टिकेंगे पता नहीं, हो सकता है वो, क्योंकि वो बहुत कुछ सनातन धर्म वाली राजनीति से भी सीखते हैं। उनमें जब से एनलाइटेंड यूरोपियंस हुए हैं तो उनमें दुनिया भर से सीखने की ललक बढ़ी है, परिश्रम किया है, तो टिक भी सकते हैं। इसीलिए पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में, आइडियोलॉजी के आधार पर पार्टियां नहीं बनी हैं। बनने को कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी बन गई, तो कोई किन्ने में नहीं है। जैसे यहाँ कुछ लोग वो संपूर्ण भारत को दलितिस्तान बनाने के लिए और क्या क्या बनाने के करते रहते हैं, और दिन रात ब्राह्मणों को गाली देंगे और हम ब्राह्मणों को निकाल बाहर करेंगे, और कुछ भी बोल रहे हैं, तो उनकी कोई गिनती नहीं होती ना। इतना बड़ा देश, इसका आपको पता नहीं, आपकी गाली से कुछ नहीं होता। ये सारी अपर कास्ट है, वो सब शोषक हैं, कुछ भी बक 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 बक, उससे कुछ होता थोड़ी है। अगर कोई नुकसान होगा तो जिन्हें आप अपर कास्ट कह रहे हैं उनकी नेतृत्व की बुद्धिहीनता से होगा। तुम्हारी क्या हैसियत है कि उनका नुकसान कर लो। तो इसी प्रकार ये जो हैं पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका, एनलाइटेंड यूरोप जब से हुआ, प्रबुद्ध हुआ, तब से वो लोग गंभीर हैं। इसीलिए उन्होंने जो पार्टियां बनाई हैं वो अपने अपने समाज, देश और अपना विश्व में हित, उसके हिसाब से सारे सिद्धांत हैं। इंग्लैंड का लें तो कंजर्वेटिव और लिबरल शुरू में पार्टी बनी। कंजर्वेटिव क्या है, हम पक्के प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन रहेंगे। लिबरल ने कहा नहीं, हम थोड़ा सा उसमें भाई शराब वराब भी पीने दो, इतनी कड़ाई मत करो, और हम रात को अपनी पत्नी के साथ सोते हैं तो वो उस दिन शुक्रवार है कि मंगलवार है, सेंट फ्रांसिस का जन्मदिन है कि फलाना सेंट करे, इससे छुट्टी करो यार। साले पादरी को बताओ जाके कि देखिए साहब, तो आपकी पत्नी जाए कन्फेस करने और वो बताए कि नहीं नहीं, यद्यपि ये सेंट फलाने सेंट का जन्मदिन था, लेकिन क्या करूं, रात को मन बिगड़ गया तो हम पति से मिल गए। तो फिर पादरी घोषित कर दे कि अरे तुम आज मिली, आज तो फलाने सेंट का जन्मदिन है, इसलिए तुम्हारा जो बच्चा होगा वो अनाथ होगा, उसे चर्च को दे जाना।
ये सब हुआ है, शताब्दियों तक हुआ है, लगभग 350-400 वर्ष चला है प्रत्येक पश्चिमी यूरोपीय देश में, इंग्लैंड में चला है। तो उससे थोड़ा लिबरल होने की मांग करने लगी कि भाई कंजर्वेटिव में भी जो मान लो पक्के क्रिश्चियन हो, ठीक है, तुम ट्रिनिटी को मानते रहो, कह दो कि एक ही होली गॉड है, फिर उसका एक ही होली सन है, फिर होली घोस्ट है, तीनों मान लेते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा ज्यादा लिबरल होने दो। तो कंजर्वेटिव और लिबरल दो पार्टी हैं। फिर ये मार्क्स का चिंतन फैला 19वीं शताब्दी में, तो चिंतन है। फिर जब सोवियत संघ आ गया तो वो शक्तिशाली भी हो गया, तो और लेबर पार्टी भी कुछ समय शक्तिशाली हो गई। समाजवादी, मुख्यतः तो समाजवादी चिंतन फ्रेंच क्रांति से चला था, लेकिन बाद में जब एक राजनीति तो वास्तविक भौतिक शक्तियों का भी बड़ा रोल है ना, तो जब सोवियत संघ बन गया तो एक वास्तविक भौतिक ताकत दिखने लगी, तो ज्यादा सोशलिस्ट पार्टियां बन गई यूरोप में। इंग्लैंड में भी लेबर पार्टी थोड़ी ताकतवर हो गई, लेकिन मूल जो पार्टी है वो तो वही है। और लेबर पार्टी भी वहां के प्रोटेस्टेंट चर्च की विरोधी नहीं है, इंग्लैंड की नेशनलिटी की विरोधी नहीं है, तो केवल कुछ नीतिगत श्रमिकों के पक्ष में कहते हैं। श्रमिक क्या है, उनका मतलब इंडस्ट्रियल लेबर से है, उनके पक्ष में थोड़े निर्णय लेते हैं। इंग्लैंड की राष्ट्र भावना हालांकि संस्कृत शब्द है, मतलब फीलिंग ऑफ नेशन स्टेट, और इंग्लैंड के हित और प्रोटेस्टेंट चर्च के हित, इनके विरुद्ध कोई पार्टी नहीं, न कंजर्वेटिव, न लिबरल, न लेबर। इसी तरह फ्रांस में, इसी तरह जर्मनी में, इसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में डेमोक्रेट और रिपब्लिक है, दोनों का उद्देश्य अमेरिकी हितों की रक्षा है। तो फिर, लेकिन अब आपको आप अगर ये जानना चाहें कि आइडियोलॉजी के विकल्प के रूप में क्या है, तो वर्तमान में तो देखिए उनके इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं थोड़े से, और बाकी एक नेशनलिटी की, राष्ट्रीयता अगर उसको हिंदी में कह दें, नेशन स्टेट की फीलिंग है, उसको थोड़ा जगाए रखना चाहते हैं। लेकिन अगर इतिहास को जानना चाहें थोड़ा पहले से, तो ये जानना होगा कि ये जो, क्योंकि अंत में इन्होंने चर्च की ही तो विरासत संभाली है, तो चर्च के रूप में जब राज्य फैले हैं, तो तब भी उनकी आइडियोलॉजी का चक्कर नहीं था। कोई ये नहीं था कि मेरी प्रोटेस्टेंट आइडियोलॉजी है, तेरी कैथोलिक आइडियोलॉजी, फालतू की बात है, कभी भी नहीं हुई। उनका ये था कि भाई उन्होंने उससे मिलते जुलते काम किए विरोधियों को नष्ट करने का, लेकिन आइडियोलॉजी नामक शब्द के सहारा नहीं लिया कि तेरा विचार अलग है, लेकिन काम तो कुछ वैसे किए ना, जो असहमत है, जो विरोधी है, उसको नष्ट कर डालो शुरू में। अभी पहले मैंने अभी का बता दिया, उल्टे क्रम से चला। 20वीं शताब्दी ईस्वी में वहां जितनी भी पार्टियां हैं, वे थोड़े थोड़े नीति और कार्यक्रमों को लेके मतभेद रखती हैं, बाकी उनमें एकता है, नेशनलिटी को लेके, अपने अपने नेशनल चर्च को लेके, और अपने लोगों की जो उनका जो जनगण है वहाँ के, जो उनका मूल है, वंश जिसे कहते हैं ना आजकल, भारतवंशी, तो इंग्लैंड वंशी, ये सब चला है ना, भारतीय मूल के लोग, तो उनका हित सारे विश्व में सुरक्षित रहे, अब ये बचा है। लेकिन पहले थोड़ा सा बताना होगा, तो पहले उनके यहाँ शब्दावली कैसे चली, इविल। अब ये इस पर कभी जब क्रिश्चियनिटी पे चर्चा करेंगे तब बड़े विस्तार से बताएंगे। ये इविल बड़ी जोरदार चीज है यानी केवल जानकारी के लिए, अगर केवल आधुनिक राजनीति का बताना होता तो नहीं बताते, लेकिन उनका विकास ऐसे ही हुआ इसलिए बता रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि ये इविल है क्या भला। तो इविल जो है क्रिश्चियनिटी का केंद्रीय कॉन्सेप्ट है, लेकिन इतना हास्यास्पद है, इसीलिए कह रहे हैं कि भारत में तो अधिकांश लोग जो राजनीति में हैं और जो इस समय सामाजिक संचार माध्यमों में, अखबारों में लिख रहे हैं, मीडिया में बोल रहे हैं, वो भी न तो भारतीय ज्ञान परंपरा से परिचित है, अपवाद छोड़ के, और न यूरोप की। आपको पता ही नहीं कितनी हास्यास्पद है। कुरान और इस्लाम के विषय में तो फिर भी जानकारी फैल गई है कि ये है थोड़ी बहुत, आपको क्रिश्चियनिटी का कुछ पता नहीं है। अंत दया भी आएगी, अपने ऊपर शर्म भी आएगी कि हमारे ये कौन से लोग थे जिन्होंने इसको ऐसे ब्राह्मण समाज और अमुक तमुक करके ऐसे फैलाया। इतनी लज्जा आती है, इतने महान दार्शनिक देश में ऐसे कैसे सब टुच्चे 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 मतवाद फैल गए। हंसी भी आती है। ये जो इनका इविल का कॉन्सेप्ट था, है अभी भी, इविल इनके यहाँ सेंट्रल फिगर है। मतलब लड़ना है ना, जिसको विश्व से प्रेम नहीं है, मानवता से प्रेम नहीं है, सभी मनुष्य, ये तो शब्द अभी गढ़े हैं। हमारे यहाँ लोग ऐसे मूर्ख समझते हैं, यूरोपीय लोग मानवतावादी होते हैं। वहाँ के कुछ बड़े
अच्छे गंभीर लोग मानवतावादी हो गए हैं, लेकिन ईसाइयत का मानवतावाद से तो कोई लेना देना नहीं है, और इस्लाम का तो मतलब ही नहीं है मानवतावाद से। तो ये जो शुरू में इनके यहाँ चला है, उसमें इविल का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई एक अजीब सी टेक्निकल चीज है, आप पढ़ें तो आपको जुगुप्सा भी होगी, हंसी भी आएगी। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बना दिया इविल का, और उसका सार इतनी तकनीकी भाषा है कि बताने में भी मुझे दिक्कत जा रही है कि आप लोग समझेंगे नहीं, इसलिए वैसे तो मैं उन्हीं की भाषा में दनादन बोलता जाऊं, समझ नहीं पाएंगे श्रोता। तो 3-4 चीजें बनाई। एक तो उन्होंने कहा कि जो दूसरों के देवता हैं, यानी जो क्रिश्चियन नहीं है, नॉन क्रिश्चियन जितने भी गॉड्स हैं, गॉड्स उनके समझ में यही था, गॉड्स वो ये सोच ही नहीं सकते कि संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण ब्रह्मांड में, एक तो यही नहीं जानते थे। अभी तो साइंस तो अब न्यू साइंस जो है वो तो सब पुष्टि करने लगी है, इसीलिए वहां लोग जो अच्छे वैज्ञानिक हैं वो सच्चे अर्थों में मानवतावादी हो रहे हैं, जैसे हिंदू लोग मानवतावादी होते हैं। लेकिन पहले तो वो ये कल्पना ही नहीं करते थे तो उनको कोई एक गॉड है, ये तो वो मानते नहीं है। तो एक गॉड है जो हम क्रिश्चियंस का संरक्षक। ऐसे इस्लाम में है कि अल्लाह जो है वो केवल मुसलमानों का पक्षधर है, मनुष्य का नहीं है, मानव जाति का नहीं है, उसका मालिक नहीं है। तो यहाँ झूठा प्रचार लोग जानते ही नहीं है, तो कह देते हैं सब उसके बंदे हैं। नहीं, सब उसके बंदे नहीं, सब मुसलमान अल्लाह के बंदे। सारे बंदे जो हैं वो अल्लाह के हैं, यानी सारे मुसलमान अल्लाह के हैं। इसी प्रकार सारे जो मनुष्य हैं वो गॉड के हैं। तो मेरा गॉड जो है वो तो गॉड है, और दूसरों के जो गॉड हैं वो डेमन है। तो डेमोनोलॉजी एक बहुत बड़ी क्रिश्चियनिटी में चला, डेमन्स है। अब आपको हंसते हंसते मतलब क्या कहें, कितना बताएं, उसमें तो अनंत खजाना है हंसी का। लेकिन मुख्य बात यह है कि उन्होंने एक कई पादरी लोग आए, फिर उन्होंने कहा कि बहुत सारे डेमन्स हैं, तो उन्होंने उसकी गिनती भी कर दी, मैंने कहीं नोट किया था। तो गिनती की उन्होंने कि ये 13 करोड़ और कुछ लाख हैं, इतने डेमन हैं सृष्टि में, जो सृष्टि को चला रहे हैं। गिनती भी कर लिए। तो उनको कहाँ से पढ़ने को मिल गया, तो बोले सारे संसार में 13 करोड़ डेमन। ये 13 करोड़ डेमन को क्रिश्चियनिटी को नष्ट करना। 13 करोड़ कुछ लाख है, अभी ठीक ठीक नहीं बता रहे हैं क्योंकि मनोरंजन का विषय है, मुख्य विषय तो वो है नहीं। 13 करोड़ डेमन्स को नष्ट कर रहे हैं। इरादा क्या है सारी लफाजी का, जिससे असहमत हो उसको कह दो ये डेमन के चक्कर में। और डेमन के क्या क्या वर्णन है कि डेमन वैसे तो वर्णन किया कि उनके 3 होती है, क्योंकि जो रेवोल्यूशन है चर्च का, मैंने न्यू टेस्टामेंट का एक अंग रेवोल्यूशन है, उसमें लिखा है डेमन्स होते हैं। कह दिया कि इनके तो सींग भी होती है, और कहा बहुत ही भद्दे कुरूप होते हैं। इसलिए जो आप देखिए पुरानी जो फिल्में बनती हैं हॉलीवुड की और यूरोप की, उसमें वो ऐसे ही दिखाएंगे सींगदार राक्षस, उसको बड़े लोग देते हैं, बड़े बड़े चाव से देखते हैं। लेकिन फिर ये कहा कि पर इनको अद्भुत शक्ति प्राप्त है, ये बहुत ही रहस्यमय दिव्य होते हैं, और कभी कभी ये दिव्य दिखने लगते हैं, इनको अद्भुत शक्ति प्राप्त है। तो उसमें से एक जो मजेदार बनाया कि खास तौर से 2 डेमन जो हैं वो बड़े जोरदार हैं, और उससे सारे ही क्रिश्चियन परेशान रहते थे। उसका नाम देखिए मैंने लिखा है, वो बता देते आपको, क्योंकि उसके बिना आनंद नहीं है। तो या मान लो नाम नहीं मिले तो बता दें। तो उन्होंने कहा कि 2 दैत्य सबसे खतरनाक हैं। वो ये हैं कि वो एक तो होता है जो पुरुषों के जीवाणु को हर लेता है, उसका बड़ा रोचक नाम है, हम बता देते तो आनंद आता, भी ऐसा कुछ है। पुरुषों के जीवाणु का हरण कर लेता है, और दूसरे जो हैं इनकुबी, वो फिर उस जीवाणु को हर के स्थिति, उनके यहाँ यही शब्द है, इसको अश्लील मत मानिए, वेजिना में यानी योनि में डाल देता है। अब इसका इतना प्रचार किया कि अधिकांश पुरुष, ये लिखित है, यूरोप के अनेक देशों में अधिकांश पुरुष ये मानते थे कि अगर कोई सुंदर स्त्री हमारे पास आई तो वो हो सकता है कि वो शैतान की सेविका हो, डायन हो, तो वो हमको ऐसे अगर हाथ घुमा देगी तो हमारा पुत्र समाप्त हो जाएगा। और इसका इतना मनोवैज्ञानिक असर हुआ कि अधिकांश यूरोपीय ईसाई उस समय, मतलब 40% से अधिक लोग नपुंसक होने लगे, केवल इससे कि अरे वो भाई थी, उसने हमको जरा प्यार से गले लगाया था। उस समय तो सम्मोहित हो जाएंगे, क्योंकि कहा कि वो तो बहुत ही बिविचिंग है, हंटिंग है, मतलब स्त्री का इतना बता दिया कि वो सम्मोहक, जादूगरनी सब है, हम अवश्य हो जाते हैं। तो उस समय वो
उससे मिल भी लेंगे प्यार से, फिर उनको लगता था ये तो ले गई हमारा, तो नपुंसक हो जाते थे। तो उसके बहुत रोचक किस्से हैं, आप पढ़े हैं, हमने उसके कुछ अंश अपनी पुस्तक स्त्रीत्व धारणा एवं यथार्थ में दिए हैं, कि उसमें जो चतुर स्त्रियां थी, अच्छी स्त्रियां, उन्होंने फिर सोचा कि वो बेचारी दया करती थी, तो उन्होंने कई अपने जो प्रेमी हैं उनकी ऐसे रक्षा की। उसको प्रेमी को लगा कि ये तो तुमने तो मुझे नपुंसक बना दी, डायन जैसी हो, ले जाके, और उसमें ये कहा था कि ये पुरुष के अंग को निकाल के ले जाके घोंसले में रख देती हैं पेड़ों। तो उसने कह दिया, फिर देखिए यूरोपीय स्त्रियां प्रेम करना भी बहुत जानती हैं, बहुत गहराई से, तो ऐसा बहुत सी करने लगी कि उन्होंने कहा हाँ हाँ वो मैं ले गई थी, चिंता मत करो, अब मैं तुमको वापस ले लूँ। और फिर उसने कुछ ऐसे हाथ वाथ फिराया, कहा तो कहा ये देखो हो गया ना। अब चूंकि सब मनोवैज्ञानिक था, तो कई लोग हाँ हाँ अब मैं हो गया, मैं पक्का मत हो गया, प्रेम करने लगे। इस तरह की हास्यास्पद धारणाएं आप उससे गोड़पुट हो जाएं, लेकिन ये धारणाएं जनता को मूर्ख बनाने के लिए, चर्च और मिल्लत और मॉडर्न पॉलिटिक्स तीनों समाज को, व्यापक समाज को धोखे में रखते हैं, छलते हैं, उनसे झूठ बोलते हैं। भारत की पार्टियां भी ऐसी ही, वो जो बोलती हैं वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए है नारे, उसका उद्देश्य वो होता ही नहीं जो वो बोलती हैं। तो इसका भारतीय राजनीति से कोई रिश्ता नहीं है, जब भारतीय राजनीति पर अपन चर्चा करेंगे तब बताएंगे। इसीलिए यहाँ दूसरा ही ताना बाना है कि भाई सब, इसीलिए भारत के राजा को कानून बनाने का, लॉ मेकर नहीं होता राजा कभी, क्योंकि हर एक में चिदंश है। तो मनुष्य हैं, फिर उनकी श्रेणियां हैं, वर्ण हैं, आश्रम है, गिल्ड्स हैं, अलग अलग कर्मचारियों की और व्यापारियों की और शिल्पियों की सब श्रेणियां हैं, संघ हैं, निगम हैं, उनको सबको अधिकार प्राप्त है, उनकी रक्षा करना ही राजा का काम है। ये तो बिल्कुल अलग चीज है ना। वस्तुतः प्रतिनिधि मूलक शासन तो भारतीय राज्य होता है और राजा लोग होते थे। ये तो प्रतिनिधि मूलक अभी कहना शुरू किया है, हो सकता है भारत के असर से या और कहीं दुनिया के अन्य देशों को देखा हो, पहले तो ये कल्पना ही नहीं थी, तो ऐसा नहीं था। तो ये क्या करते हैं, समाज को छलना, लेकिन जो स्वयं घाघ है, जो खेल खेल रहा है, उसे तो सब पता है। तो इन्होंने इविल का ठाट रचा, तो जिसको नष्ट करना है वो इविल। और बेसिक इविल क्या है, तो वो जन्म से ही हर मनुष्य में इविल है, क्योंकि वो जब गॉड ने अपनी इमेज में एडम बनाया था, जो हमने पहली बार बता दिया था आप लोगों को, तो उस एडम के मनोरंजन के लिए गॉड ने दया करके ईव बनाई, तो शैतान ने उसको बहका दिया और वो वर्जित फल चख लिया। वो वर्जित फल ज्ञान का फल था, ट्री ऑफ नॉलेज, ट्री ऑफ नॉलेज का फ्रूट, जिसका कुल मतलब है कि काम ज्ञान, काम भावना, नर नारी प्रणय, जिसे रसराज कहते हैं भारत में, श्रृंगार रूपी रसराज का ज्ञान वो कर लिया। तो उसे कहा कि ये वर्जित फल खा लिया, वर्जित फल खा लिया तो महापाप किया। तो तब से सारे मनुष्य, एडम और ईव ने वर्जित फल खा लिया, उस दिन से सारे मनुष्य पापी हैं जन्म से ही, क्योंकि उन्होंने गॉड की बनाई मर्यादा का उल्लंघन किया। और वो गॉड पर हमने उस दिन बताया था, गॉड कितना कमजोर है कि उसको पता ही नहीं था, वो विषयांतर हो जाएगा हर विषय में। तो ये कहा कि गॉड की बनाई मर्यादा को उल्लंघन किया, यानी आप सेक्स में लिप्त हैं, और संतान तो सेक्स माने नर नारी मिलन से ही होती है, इसलिए हर मनुष्य जन्म से पापी है। तो इससे छुटकारा कैसे मिलेगा, जीसस की शरण में जाओ। तो जीसस ने कौन से चमत्कार किए हैं, तो जीसस सूली पे चढ़ गए, ये सबसे बड़ा चमत्कार। तो फिर कह दिया ये मानव जाति के लिए सूली पर चढ़ गए, संसार में समस्त मनुष्यों की ओर से जीसस सूली पर चढ़ गए, तो ये रिडम्पशन हो गया, छुटकारा हो गया। तो जीसस ने मानव जाति को इविल से छुटकारा दिला दिया है। ये सब इविल की जो थियोलॉजी है वो इतनी भयंकर भी है, घिनौनी भी है, हास्यास्पद भी है। तो इविल की जकड़ से, पकड़ से जीसस ने मानव जाति को लिए छुटकारा दिला दिया। अच्छा, तो सभी मनुष्य जाति के लिए कर देते, भाई मनुष्य ही थे ना तुम, और जीसस तो ईसाई नहीं थे, यहूदी थे। लेकिन यहूदियों को छुटकारा नहीं है, किसी भी गैर ईसाई को छुटकारा नहीं है। वो ये करार है कि जो क्रिश्चियन होगा, अब क्रिश्चियन शब्द भी बाइबल में तो है नहीं, और जीसस ने क्रिश्चियन शब्द कभी नहीं कहा। देखिए ये विषयांतर अलग से हो जाएगा। देखो ये यहाँ ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं, लेकिन हिंदुओं में भी ऐसा है कि उसी को अनुसरण करते हैं कि वो हिंदू कहाँ कहाँ है, हिंदू कहाँ कहाँ है, तो वो ढूंढेंगे वेद में कहाँ है, कहीं से भी संधि करके, यानी कुछ जानते नहीं। मूल बात ये नहीं कहते
कि भाई क्रिश्चियन कहाँ कहा है, किस क्रिश्चियन स्क्रिप्चर में, बाइबल में कहाँ कहा है कि तुम क्रिश्चियन हो, और कुरान में कहाँ कहा है कि मोहम्मद साहब पैगंबर और अल्लाह को मानने वाले और उनके आखिरी रसूल को मानने वाले मुसलमान है। ये कहाँ कहा है? मोमिन तो कहाँ है, मुस्लिम तो कहीं नहीं कहा है। मुस्लिम तो पहले से चला हुआ शब्द था ना अरब में, जो शांति प्रिय हो, तो जानबूझ के मुस्लिम कह दिए। कुरान में ये कहीं नहीं लिखा है कि अल्लाह ताला और उनके आखिरी रसूल को मानने वाला मुसलमान होगा, कुछ भी नहीं कहा है। तो अपने को मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म कहने लगे, इस्लाम भी शब्द नहीं है उसमें। तो क्रिश्चियनिटी शब्द भी नहीं है किसी भी बाइबल में, ना न्यू टेस्टामेंट में, ना ओल्ड टेस्टामेंट में। तो तुम क्रिश्चियन कैसे हो, तुम मुसलमान अपने को कैसे कहते हो? किसी बौद्ध ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि भगवान बुद्ध ने कहा हो कि मेरे अनुयायी बौद्ध होंगे। सारे तो खेल चल रहा है, लेकिन ये फुर्सत ही नहीं है जानने की। अभी ये विषयांतर हो जाएगा। उसने कह दिया कि हिंदू शब्द नहीं है, तो आप बताने लगे कि वेदों में हिंदू है कि नहीं। अरे मान लो कहीं नहीं है, तो तुम अपने को क्रिश्चियन किस हिसाब से कहते हो, तुम अपने को मुसलमान किस हिसाब से कहते हो, तुम अपने को बौद्ध किस हिसाब से कहते हो? कहाँ लिखा है? सिख तो लिखा है कि भाई जो उनके शिष्य हैं वो सिख हैं, लेकिन मुसलमान, ईसाई और बौद्ध कहाँ लिखा है? अगर आप अपने को वो कह रहे हैं तो हमारी मर्जी, हम अपने को हिंदू कह रहे हैं, उनसे शास्त्रीय बहस क्यों करना है? लेकिन ना समझी, ये चल रहा है। तो इन्होंने कह दिया कि साहब रिडेम्पशन, जीसस मनुष्य के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए जीसस फांसी पर चढ़ गए। अब ये कभी नहीं बताते कि वो स्वयं फांसी पर चढ़े थे। एक और तो बताते हैं कि उनके जो 10 शिष्य थे सबने उनको दगा कर दिया, बस एक उनका बचा था और वो उनको फांसी दे दी गई, यानी वो अनिच्छा से, वो नहीं चाहते थे, वो सफाई दे रहे थे, उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि मुझे फांसी दी जाए। सारा वर्णन अगर जीसस हुए भी, हालांकि अब यूरोप के प्रबुद्ध लोग कहते हैं कि जीसस नाम का कोई व्यक्ति नहीं हुआ, पर मान लो हुए, तो उन्होंने तो नहीं कहा था कि हाँ मैं फांसी चढ़ता हूँ। कोई वो योद्धा तो नहीं थे कि मैं अपना सिर काट के देता हूँ। यहाँ तो ऐसे ऐसे छत्री हुए हैं कि और ऐसी ऐसी रानियां हुई हैं कि उन्होंने कहा अच्छा आपको मोह है हमसे, तो लीजिए आगरा रानी, अपना सर काट के थाल में सजा के दे दी जाइए। ऐसा तो कुछ नहीं। जीसस जीसस तो बहुत छटपटा रहे थे, मुझे मत चढ़ाओ फांसी, मुझे मत चढ़ाओ। तो वो कहते हैं संपूर्ण मनुष्य जाति की ओर से सूली में चढ़ गए। अच्छा, तो संपूर्ण मनुष्य जाति की ओर से चढ़ गए तो चलो जश्न मनाते हैं सब लोग जीसस के उत्सव का, हम भी तैयार हैं, खूब खुशी मनाओ। नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं, तुम उससे मुक्त नहीं हुए हो। तुम तब मुक्त होगे जब तुम क्रिश्चियन बनोगे। तो जीसस ने कब कहा है क्रिश्चियन शब्द? इतना ठाक चल रहा है। एक तो जो आदमी डर रहा था, को सफाई दे रहा था, जिसको जबरन फांसी दी गई, उसको ये कहना कि उसने बलिदान दे दिया, विचित्र बात है अगर वो हुआ भी था। फिर अगर हम मान लें थोड़ी देर को तुम्हारी ही बात, तो बलिदान दे दिया तो संपूर्ण मानव जाति के लिए दिया, ये तुम कह रहे हो, तो संपूर्ण मानव जाति उस दिन से मुक्त। तो नहीं नहीं, जब तुम क्रिश्चियन बनोगे तभी मुक्त। जो तो जो क्रिश्चियन नहीं बना उसमें इविल। कौन सा इविल है? वही एडम और ईव वाला इविल। यानी आप में यदि रसराज श्रृंगार की तनिक भी भावना शेष है, आप जीवन का रस जानते हैं, काम पुरुषार्थ के विषय में आप सजग हैं, जब आप गृहस्थ हैं उस समय आप काम का भोग करते हैं, अपनी पत्नी बच्चों से प्रेम करते हैं, गृहस्थ जीवन, माता पिता, सारा ही तो वो प्रीति का ही व्यापार है ना। लेकिन साथ ही काम भाव, श्रृंगार, रसराज अगर आप में है तो आप इविल हैं। और दूसरा ये है कि आप क्राइस्ट को और उनके परम पूज्य होली फादर को, जिन्होंने कुल एक संतान पैदा की है सृष्टि के आरंभ से आज तक, और पवित्र प्रेतात्मा को जिसने चुपके से मरियम को गर्भ धारण करा दिया, जो कोई नहीं देख पाया, इन तीन को अगर आप नहीं मानते तो आपका रिडम्पशन नहीं है, आपका छुटकारा नहीं। जीसस चढ़े सूली में मानव जाति के लिए चढ़े हैं, चढ़ाए गए। जिसने सूली में चढ़ाया उसने तो कभी नहीं कहा कि मैं जीसस को मानव जाति के लिए फांसी दे रहा हूँ, लेकिन अब ये कह रहे हैं मानव जाति को चढ़ गए। जब चढ़ गए तो नहीं नहीं, तब भी तुम, अगर तुम क्रिश्चियन नहीं बनते तो तुम्हारा छुटकारा नहीं, तब तुम इविल से घिरे हुए हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर रसराज श्रृंगार का स्फुरण है, झांकी है, प्रेम है, रस है। अब इस इविल का फिर आज के संदर्भ में क्या है? तो इसके बाद शुरू में जो ये एक दूसरे को मारे काटे हैं, पहले एक चर्च दूसरे चर्च को, और फिर प्रशा और हब्सबर्ग, पहले तो अभी के जो देश हैं वो तो थे ही नहीं ना, हम बात को जल्दी समेटूंगा। प्रशा और हब्सबर्ग लड़े,
उसके बाद ये फिर रूस आया, रूस में जार था शाह हाब्सबर्ग, और रूस का वो हुआ। फिर उसके बाद उसका उत्तराधिकारी उधर जर्मनी हुआ, इधर ये इंग्लैंड आदि छोटे-छोटे राज्य थे। ये 19वीं शताब्दी में तो पहली बार नेशन स्टेट बने, उसके पहले दुनिया भर में घूमते थे। तो वहां भी ये अपने पक्ष वालों को गुड कहते थे और दूसरे पक्ष वालों को इविल। तो ये गुड और इविल का खेल शुरू में इन्होंने चलाया है। तो जो किसी और को मानता है, होली गॉड, होली सन और होली घोस्ट को नहीं मानता, वो सब फॉल्स गॉड्स को मानते हैं। इसलिए वो उनका मत, उनका विचार, उनका धर्म, उनका विश्वास इविल है। और ये तरीका क्या है? ये केवल नष्ट करने का तरीका है। तो एक और तो मैंने बताया कि आधुनिक राजनीति में पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में, प्रबुद्ध यूरोप में बहुत जागृति आई है। उसने विश्व से बहुत कुछ सीखा है और मानवीय बना है। लेकिन जो लड़ने के तरीके उनके हैं, वो खुल के ये नहीं है। वैसे तो भारत में कहा जाता था भाई पराक्रम दिखाने के लिए राजा आपस में लड़ेंगे जिसमें ज्यादा वीरता है। ये तो वो कभी कहते ही नहीं। इतना तो कह दिया कि हमारे राष्ट्रीय हितों को जहां भी तनिक भी क्षति होगी हम जाएंगे। लेकिन राष्ट्रीय हित आपका ईरान में कौन सा राष्ट्रीय हित टकरा रहा था? भाई तुम यहाँ हो, वो वहां। चीन से कौन सा आपका राष्ट्रीय हित? चलिए समुद्र में राष्ट्रीय हित टकरा रहा है। जापान से आपका कौन सा हित टकराया था? आपके वास्तविक हित तो जर्मनी से टकरा रहे थे। हिटलर ने तो जापान से कई गुना नुकसान किया था। जापान पर परमाणु बम गिरा दिया आपने जरा सा, एक द्वीप में बमबारी से, और हिटलर ने इतनी हत्याएं की थी। आपने जर्मनी में परमाणु बम क्यों नहीं गिराया? क्योंकि वो क्रिश्चियन नेशन। तो क्रिश्चियन नेशन पे परमाणु बम नहीं गिराएंगे। जापान ने आपके अमेरिका में तो नहीं आया था गिराने। आपकी एक सैनिक छावनी थी, वहां मार दिया बम, मैंने छापा मारा, हरा दिया, आपको पीट दिया बुरी तरह, तो आपने परमाणु बम गिरा दिया। तो जापान उस समय इविल हो गया। किसी समय जर्मनी को इविल कह रहे थे। उसके पहले आपस में प्रशा और हाब्सबर्ग एक दूसरे को इविल कह रहे थे। इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे को इविल कह रहे थे। 100 साल लड़े हैं इंग्लैंड और फ्रांस, बाद में 30 साल और लड़े हैं। फिर पहले ये लोग अमेरिकन को सब इविल कह रहे थे, तो अमेरिका और इंग्लैंड लड़ा है। इसके बाद रूस इविल रहा बहुत दिनों तक, फिर कम्युनिज्म इविल रहा। जिसको खत्म करना हो उसे इविल कह देते हैं। अब आजकल इस्लाम इविल है, रेडिकल इस्लाम, है ना। अब लेकिन इतना समझ गए हैं कि इस्लाम मत कहो तो उसको टेररिज्म कहते हैं। तो सत्य से कोई सीधे इस्लाम कहो भाई, ये इस्लाम के नाम पर आतंकवाद ऐसे कहो। टेररिज्म अंडर कवर ऑफ इस्लाम ऐसे कहिए, वो नहीं कहते, सीधे टेररिज्म केवल कहते हैं। क्यों? ना तो सत्य बोलने की हिम्मत है, ना ही उदात्त भाव है, ना ही सबको साथ लेकर समायोजित करके चलने का है। भाई आप अपने हित को करिए, दुनिया भर के हितों के का तालमेल बनाइए और ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं बनाइए। सचमुच की न्यायमूलक, समतामूलक, संपूर्ण मानवीय सद्भावना से संपन्न कोई संस्था तो नहीं बनाई है इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका ने। जितना यूनाइटेड नेशंस आदि बने हैं दबाव में, बीच बीच में वो काफी अच्छी बातें अब करने लगे हैं, लेकिन अभी भी पूर्णतः न्याय तो नहीं है। कहीं भी आप कह देते हैं वहां अमेरिकी हितों को है, वहां मानवता को है। और चीन में आपने बमबारी नहीं की, उसने तिब्बत जैसे पवित्र श्रेष्ठ सुसंस्कृत देश को हड़प लिया। चीन में बमबारी क्यों नहीं की? क्योंकि आपने ही, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका के शहर से बनी है। स्टालिन का शागिर्द था माओ, तो स्टालिन का तो था ही, लेकिन युद्ध में ऐसा कुछ पैक्ट हुआ कि इसका प्रमाण वैसे भी है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन इसका प्रमाण ये भी है ना कि आखिर 4 ब्रिक्स जो कहे जाते थे, वो कम्युनिस्ट चाइना, सोवियत संघ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंग्लैंड को ही 4 ब्रिक्स कहा गया था ना, लीग ऑफ नेशंस के समय भी, और कुछ शुरू में यूनाइटेड नेशंस बनने पर भी। फिर बाद में वीटो में कुछ और देश शामिल किया, वीटो पावर दे दी, सारा भेदभाव। तो किसे इविल कह देंगे? जिसको नष्ट करना है और जिससे अपना कोई सत्तारूढ़ लोगों की, जिससे कोई प्रतिस्पर्धा है या कोई हानि है, लेकिन साथ ही अपने समाज का भी विचार करने लगे। पहले तो अपने समाज को ही चर्च खाए ले रहा था। जिस देश में भी चर्च शक्तिशाली हुआ उसने क्रिश्चियंस को सबसे ज्यादा खाया, नष्ट किया, वहां की औरतों को बर्बाद किया, खत्म किया, जलाया। तो चर्च तो अपने ही समाज का दुश्मन था। मॉडर्न नेशन स्टेट अपने समाज के दुश्मनी नहीं करते, उसकी रक्षा करते हैं। ठीक है, उसमें ऊंच नीच का बहुत क्रम है,
आपस में आर्थिक भेदभाव है, सामाजिक भेदभाव है, अधिकारों के भेदभाव है, आधुनिक संस्थाओं के मुख्य लोगों के पास असीमित अधिकार है, साधारण आदमी को थोड़ा सा अधिकार है, वोटिंग राइट है, बस ये सब है। लेकिन वो उनसे उनका दमन नहीं करते, कम से कम उसमें लेवे वेलफेयर कल्याणकारी राज्य की बात आई, अब तो नागरिक समाज की भी बात आ रही है। तो ये दुनिया से इन्होंने सीखा है, लेकिन जो बढ़े हैं वो इविल जैसे हास्यास्पद कॉन्सेप्ट से बढ़े हैं। तो आज का विषय ये था कि पश्चिमी यूरोपीय समाज में आइडियोलॉजी नाम से कुछ नहीं हुआ। आइडियोलॉजी की मूर्खता उन्होंने नहीं की, लेकिन शुरू में इविल के नाम से बहुत सारी मूर्खता तो नहीं कि नीचता और क्रूरता की, जिससे असहमत है उसको इविल कह देने का पाप वो करते रहे हैं। अभी भी बीच बीच में वो इविल की बहुत बात करते हैं। कम्युनिज्म इविल था, अब आजकल बीच में ईरान इविल हो गया था, जिससे नाराज होंगे इविल कह देंगे, उसको प्रचारित कर देंगे कि वो इविल है ना, वो जो है सिन है। सिन और इविल इनके मन का है। जैसे कि आयशा कहती हैं, आयशा बेगम आखिरी रसूल से, कि लगता है अल्लाह एकदम जिसे आप चाहते हैं उसी को वो लानत भेज देते हैं, जिसे आप चाहते हैं उसको वरदान दे देते हैं। तो ऐसे ही इनके लिए सिन और इविल इनकी इच्छा पर निर्भर है। जिसे चाहते हैं उसको सिंफुल कह देंगे, जिसको लड़ना होगा उसको इविल बता देंगे। लेकिन फिर भी आइडियोलॉजी का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि ये अपेक्षाकृत परिपक्व हुए हैं पिछले 150 वर्षों में। तो नेशन स्टेट दुनिया के संपर्क में आने के बाद पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रबुद्ध लोगों के द्वारा विकसित की गई एक संस्था है, जिसमें बहुत ज्यादा ऊंच नीच भेदभाव अभी भी है, लेकिन फिर भी जो अपने समाज से घृणा नहीं करते और उसको नष्ट नहीं करते, जैसे कि चर्च के बिशप्स और चर्च के फादर अपनी ही समाज की स्त्रियों से घृणा करते थे और एक तरह से मनोरोगी और स्नायुविक रोगी थे। ये लोग प्रबुद्ध लोग हैं, बौद्धिक क्षमता इनमें बहुत है, होशियारी से ऐसी संस्थाएं रखते हैं कि हम शक्तिशाली बने रहें, विश्व में शीर्ष पर हम ही रहें। तो है उनका, उनसे सीख के दुनिया के सब, अगर आप में भी बुद्धि है, भगवान ने तो आखिर सभी को बनाया है, और भारत का तो इतना महान इतिहास रहा है, तो भारतीय राजपुरुष, अब मोदी जी में तो कुछ तत्व दिखते भी हैं उतने अच्छे, आप भी वही करिए, आप भी शक्तिशाली बनिए। तो अभी जो समझाना था वो ये कि पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में आइडियोलॉजी का कोई चक्कर नहीं चला। इविल के नाम से जरूर उन्होंने बहुत गंदे खेल खेले, कभी कभी अभी भी करते हैं, लेकिन श्रेष्ठ समय वो काफी सीख लिए हैं। बहुत ज्यादा पहले जैसा संकीर्ण चर्चकालीन संकीर्णता, चर्चकालीन पैशाचिकता बिल्कुल नहीं है। मॉडर्न नेशन स्टेट पूरे प्रबुद्ध यूरोपियों के द्वारा संचालित है, उनमें कोमलता भी है, संवेदना भी है, हिसाब से व्यवहार करो तो लेन देन भी करते हैं। इसीलिए देखिए मोदी का सब स्वागत कर रहे हैं। तो मोदी क्या कर रहे हैं भाई, हम भारत का तो स्वभाव है किसी को चोट नहीं पहुंचाना है, हमें क्या करना है, जब तक आप हमारे हित को चोट पहुंचाएंगे तो कूटनीति से, इसीलिए वो कूटनीति की बहुत बात कर रहे हैं। फालतू का इविल इविल वगैरह नहीं कहते किसी को, कूटनीति से अपना रणनीति सब चलती रहती है। और यूरोपीय देशों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। वर्तमान जो प्रबुद्ध यूरोप है वो हमारा मित्र है, वहाँ वैज्ञानिक चेतना आ गई है, वहाँ जागरूक स्त्रियां हैं, वहाँ पर्यावरणवादी लोग हैं, पर्यावरणवादी समूह है, ग्रीन मूवमेंट है, यूरोपीय नारीवाद है, यूरोपीय न्यू साइंस है, और एनलाइटेंड लोग हैं, बहुत से लोग सनातन धर्म का भी अध्ययन कर रहे हैं, नए नए वैज्ञानिक। तो पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका हमारा स्वाभाविक मित्र है, और वो आइडियोलॉजी नामक बदमाशी से मुक्त है। तो भारत को भी अब आइडियोलॉजी नामक बदमाशी को तिलांजलि भारत के जो अच्छे राजनेता हैं उनको दे देना चाहिए। विचारधारा शब्द का उपयोग बंद कर दें। मोदी जी ने इतना अच्छा किया है कि सबका साथ सबका विकास, उसी को सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली भावना बनाए। ये विचारधारा हमारी, ये कोई ना कोई विचारधारा है, ये कहना बंद कर दें, क्योंकि विचारधारा आइडियोलॉजी का अनुवाद है, तो वो एक गंदा शब्द है, वो बौद्धिक उपनिवेशवाद है। तो आइडियोलॉजी से मुक्त हो जाए। पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका पहले ही आइडियोलॉजी से मुक्त हैं, और हमको आगे चलना है। अभी आइडियोलॉजी के नाम से वैचारिक राजनीति से जो चलावे हुए हैं, इन पर आगे फिर बात करेंगे। भारत में ये वैचारिक विचारधारा आइडियोलॉजी की राजनीति कैसे चली और कब से चली, ये हमारा अगला विषय होगा। और उसके बाद फिर सीधे भारतीय राजनीति में आएंगे कि कांग्रेस किन वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है, कम्युनिस्ट पार्टियां किसकी प्रतिनिधि हैं, समाजवादी किसके हैं, डॉक्टर लोहिया किसके थे, राष्ट्र के लिए केवल पार्टियों की ओर देखना कहाँ तक उचित है, कहाँ तक मूर्खता है,
इन सब बातों को क्रमशः बताएंगे। नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।